हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एनवलप्स, मतलब एनवलप्स क्या होता है। एनवलप्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टाइप है। तो एनवलप्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह हम इतना इंग्लिश की डेफिनेशन को ध्यान में नहीं रखते कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो बस समझना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनवलप्स क्या होता है, सपोज कोई फंक्शन दिया है मेरे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा में, और उस फंक्शन के लिए कोई कह दिया है फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन होगा, कोई किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का, और उसका कुछ दिया है कि एनवलप का इक्वेशन, एनवलप्स का कोई इक्वेशन दे दिया है मेरा जो कि एक्स कॉमा वाई में ही होगा। तो कहा गया है कि इसका एनवलप ये आ गया, ये भी कोई फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए इस एनवलप का मतलब क्या होता है वो समझना है। एक एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन वाइज ऐसे जाएंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कुछ, मतलब ठीक है। एक एग्जांपल दिया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ये मेरे पास कुछ एनवलप, मतलब कोई गिवन फंक्शन दिया है फैमिली ऑफ कर्व का, और कहा गया है कि इस फंक्शन का एनवलप की वैल्यू फाइंड करो, एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करो। तो इसका डायरेक्ट मतलब इसमें भी दिख रहा है कि जो a है मेरा कोई कांस्टेंट नंबर होगा और m है वो पैरामीटर है। कांस्टेंट और पैरामीटर में डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू की जो कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी बदलेगी नहीं, वो जो है वही रहेगी। पैरामीटर सिचुएशन या कोई पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ एक्स कॉमा वाई में डील कर रहे हैं तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग m की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए एनवलप की क्या वैल्यू है, तो डायरेक्ट वैल्यू दी है उसकी, मतलब कैसे निकालते अलग से बताएंगे, बट समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे इसके एनवलप की वैल्यू होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब सबसे पहले एनवलप क्या होता है इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए, ये एनवलप की वैल्यू मतलब भी क्या मीनिंग है वो देखते हैं। मुझे इतना पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला का इक्वेशन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ये किसी भी पैराबोला के लिए एट m पे कोई भी स्लोप पे इसी पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन है ये। इसका मतलब क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कोई सपोज मेरे पास ये पैराबोला का इक्वेशन रहा, कौन सा इक्वेशन है ये, इट्स अ वाई स्क्वायर बिकम इक्वल टू 4x, और ये मेरे पास फैमिली ऑफ इक्वेशन है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए टेंजेंट का इक्वेशन ही ये होता है। इसमें m स्लोप की वैल्यू रहेगी कि हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा, और a जो कांस्टेंट जो इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में जो पैराबोला का इक्वेशन है उसमें का a जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। तो हर पॉइंट पे सपोज ये एक टेंजेंट हो गई मेरी, फिर और कोई टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, सपोज ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जैसे अनगिनत टेंजेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी कि अनगिनत फैमिली ऑफ लाइन्स का कर्व का इक्वेशन ये डिफाइन कर रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स बाई ए बाई एम। तो ये एक टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो इससे बता क्या रहा है कि ये फैमिली ऑफ कर्व का जो इक्वेशन दिया है वो अनगिनत टेंजेंट शो कर रहा है। तो हमको ये उल्ट, अगर मैं सीधा सीधे बात करूँ, किसी भी पैराबोला के लिए कोई भी टेंजेंट में अगर इस पैराबोला पे ड्रॉ करो, किसी भी कर्व पे ड्रॉ करो, तो उस कर्व को छूते हुए चले जाएगी। बट इससे ही अगर उल्टा मैं बात करूँ कि मुझे कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया है, जो फैमिली ऑफ कर्व अनगिनत लाइन्स है कहीं, जो फैमिली ऑफ कर्व में बहुत सारे अनगिनत लाइन्स होंगे, तो उस फैमिली ऑफ कर्व के लिए ऐसा एक कर्व फाइंड करना है मुझे, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, जो इस फैमिली ऑफ कर्व के हर एक कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ऐसे अनगिनत पॉइंट्स होंगे, सपोज a b c, और पता नहीं ऐसे कितने फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे, उसके लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कहीं सबके लिए कहीं ना कहीं पॉइंट पे छूता हो जाएगा। हमें सीधा सीधा तो कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो टेंजेंट जो भी होगी इस पैराबोला पे सब कुछ छूते हुए जाएगी। बट उल्टा कहे कि ऐसा फैमिली ऑफ कर्व देखो कि उसके लिए ऐसा कर्व की इक्वेशन, ऐसा फैमिली ऑफ कर्व की वैल्यू ढूंढ के दिखाओ कि जो हर फैमिली ऑफ कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी। तो यही इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से एनवलप की वैल्यू कहलाता है। यानी कि एनवलप मतलब क्या है, एनवलप ऑफ किसी फैमिली ऑफ कर्व को फाइंड करना मतलब क्या है कि जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व दिया है उसके लिए ऐसा एक इक्वेशन, ऐसा एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन मुझे ढूंढ निकालना है जो कि एनवलप कहलाता है, जो कि इस फैमिली ऑफ कर्व के हर पॉइंट को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा। इससे आसान डेफिनेशन मतलब नहीं होगी मे भी। तो यही है फैमिली ऑफ मतलब एनवलप्स का मतलब। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ये फैमिली ऑफ कर्व के लिए एनवलप की वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर लिखी है, इसका ही मतलब क्या है कि इस फैमिली ऑफ कर्व के हर पॉइंट को, हर फैमिली मतलब इस फैमिली ऑफ कर्व के हर कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे ये जो कर्व है, जो एनवलप की जो वैल्यू है वो किसी ना किसी हर कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेगी। वही एनवलप का मतलब होता है। तो एक ये आसान एग्जांपल के तौर पे मैं डायग्राम बना के पैराबोला का कर्व का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन बना के मैं दिखा सकता हूँ। बट कुछ और फंक्शंस रहेंगे फैमिली ऑफ कर्व जिनके लिए मुझे एनवलप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो हर बार तो मैं इसे डायग्रामेटिकली समझा नहीं सकता हूँ, बट हमें अज्यूम करना होगा किसी फैमिली ऑफ कर्व के लिए कोई ना कोई एनवलप की वैल्यू ज़रूर होगी। तो वही एनवलप की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके कुछ वर्किंग रूल्स रहेंगे, वो रूल्स फॉलो करेंगे एंड गेट द आंसर। इस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन मतलब एनवलप का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ही पैरामीटर जो m जो पैरामीटर होगा जो हमेशा दिया रहेगा हमें, क्योंकि हमेशा हमें ये तो नहीं पता रहेगा इसका टेंजेंट का इक्वेशन है, इसमें m पैरामीटर है एज यूजुअल, ये तो हमारे पहचान के इक्वेशंस हो गए। बट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में गिवन ही दिया रहेगा कि ये पैरामीटर है और एनवलप निकालने के लिए इसी पैरामीटर को हमें एलिमिनेट करना है बस। तो इसके कुछ वर्किंग रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करेंगे। और जो बेसिक आइडिया है एनवलप्स की, जो मतलब निकाल क्या रहा है हम ये पता होना चाहिए। किसी फैमिली ऑफ कर्व के लिए ऐसा इक्वेशन निकाल रहे जो इस कर्व के हर कर्व को किसी न किसी पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा। क्योंकि हम एक एग्जांपल से एनवलप कैसे निकालते हुए देखेंगे। तो एग्जांपल भी वही प्रीवियस लेते फिर एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल क्या था मेरे पास कि y = mx + a/m, ये इक्वेशन दिया था। इसके लिए इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए एनवलप की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। यहाँ पे पता है कि a कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी और m ये पैरामीटर होगी। तो सबसे पहले ये देखने से पहले वर्किंग रूल इसका क्या होता है वो देखते हैं। वर्किंग रूल काफ़ी आसान है। जो रूल होगा कि कोई मैं फंक्शन कंसिडर कर x, y, अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ अ पैरामीटर। इस फंक्शन के लिए, इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए m पैरामीटर था, बट मैंने अज्यूम कर लिया कि कोई जनरल फंक्शन है जिसमें x और y फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है और अल्फ़ा पैरामीटर रहेगा। इसमें अल्फ़ा क्या है, मेरे पैरामीटर की वैल्यू है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि फंक्शन को लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है कि उस फंक्शन को अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे और डेरिवेट करने के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे। तो उस इक्वल टू 0 करने के बाद सेकंड स्टेप है कि अल्फ़ा के टर्म में जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन मुझे बनाना, मतलब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो थर्ड स्टेप आपको पता है कि मुझे अल्फ़ा ही रिमूव करना है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, जो अल्फ़ा की वैल्यू x और y के टर्म में होगी, मे भी हो सकता है x वैनिश हो जाए या y वैनिश हो जाए, सिर्फ x के टर्म में इक्वेशन बचे, y के टर्म में कुछ भी हो, या फिर कोई कांस्टेंट रहे तो किसी कांस्टेंट के भी टर्म में इक्वेशन आ सकता है। तो उस अल्फ़ा की वैल्यू जो ओरिजिनल फंक्शन था x, y, अल्फ़ा, उस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा वैनिश हो गया और जो इक्वेशन बनेगा वो मेरा एनवलप की वैल्यू हो जाएगी। तो ये है मेरा वर्किंग रूल। सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट कर दो, गेट द आंसर। ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए, इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए एनवलप की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। तो ये दिया है क्या, सबसे पहले स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m करेंगे इस बार, क्योंकि m यहाँ पे पैरामीटर है। तो dy/dm = डेरिवेट ऑफ mx + a/m/dm। यहाँ तो 0 हो गया क्योंकि m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y और x और a कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। इसका डेरिवेटिव m और इसका डेरिवेटिव a/m²। 1 और m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m क्या हो जाएगा, -1/m², वही लिखा है। एक का इक्वल टू 0 करना है क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया ऑलरेडी, तो कोई ज़रूरत नहीं अभी। सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दी कि m के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, सॉरी। तो अभी क्या करेंगे कि 0 है तो यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√अंडर कितना आ जाएगा, x/a, सॉरी x/ नहीं आएगा, √अंडर a/x आएगा प्लस और माइनस में। ठीक है, मतलब m की वैल्यू क्या मिलेगी, ±√अंडर a/x। यही m की वैल्यू अब जो गिवन इक्वेशन था मेरा, उसमें ही थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग उसमें वो वैल्यू पुट करनी है। तो क्या था मेरा, y = mx + a/m, m की वैल्यू पुट कर, तो y = ±√अंडर a/x × x प्लस a/√अंडर a/x, ऊपर क्या आ जाएगा, x/a हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस में, तो x अगर अंदर गया तो x² बन के जाएगा, तो x² से x कट जाएगा, तो मतलब रूट के अंदर कितना बचा, सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ पे a² अंदर जाएगा तो a² से a कट गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी ±√अंडर ax, यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, ±√अंडर ax हो जाएगा यहाँ से। ये y का इक्वेशन स्क्वेयरिंग बोर्ड सेट की इक्वेशन क्या आएगा, y² = 4x। तो ये जो y² = 4x, ये क्या हो गई, मेरी एनवलप की वैल्यू हो गई। मतलब कि y = mx + a/m के लिए एनवलप, ये एनवलप का जो फैमिली ऑफ कर्व का ऐसा इक्वेशन है जो इस कर्व के हर कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे छूते हुए रहेगा, जो कि हमने प्रीवियस फ्रेम में डायग्राम भी बना के मतलब देखा था, ग्राफ बना के भी देखा था। तो इस तरीके से इस एनवलप की वैल्यू निकालते हैं। वर्किंग रूल सेम, अल्फ़ा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, इक्वल टू 0 पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे एंड गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड गेट द आंसर, एनवलप की वैल्यू निकल के। एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एक एग्जांपल दिया है, y = t² x - t। यहाँ पे क्या दिया है कि t एक पैरामीटर है और इस फैमिली ऑफ कर्व का मुझे एनवलप की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि फिर से बोल सकते हैं कि
ये ऐसा फैमिली ऑफ कर्व है, इसके लिए मुझे एनवेलप की वैल्यू निकालनी है जिसके हर इस कर्व के हर पॉइंट, हर कर्व को, वो जो इक्वेशन होगा एनवेलप का, कहीं ना कहीं उसको हर पॉइंट को, हर कर्व को छूते हुए जाएगा। तो एनीवेज वर्किंग रूल हमें पता है क्या करना। सबसे पहले जो पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे, मतलब dy बाई डी टी इज इक्वल टू डेरिवेट टी स्क्वायर एक्स माइनस टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 0 हो गया। टी स्क्वायर का ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस टी एक्स हो जाएगा, और माइनस ये 3t स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या 2t एक्स बिकम इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो यहाँ से टी कैंसिल हो गया, तो 2x बिकम इक्वल टू 3t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2x बाय 3। यही पैरामीटर की वैल्यू मिल गई मुझे, तो इसमें पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2x बाय 3 स्क्वायर एक्स माइनस 2x बाय 3, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 9, और ये कितना आ गया x बाय 3 हो गया। y की वैल्यू कितनी हो गई 4x क्यूब बाय 27, मतलब कि 27 y इज इक्वल टू 4x क्यूब। ये मेरा एनवलप का इक्वेशन हो गया। ये तो काफ़ी इजी फंक्शंस थे, उसके लिए एनवलप निकालना काफ़ी आसान था, कैलकुलेशन भी आसान होंगे। बट ये फंक्शंस जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया गया वो मे भी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको कैलकुलेशन करने में। मतलब कैलकुलेशन के सारा पार्ट है, कैलकुलेशन ईजी रहेंगे या कैलकुलेशन हार्ड बहुत रह सकते हैं। बट इस तरीके से एनवलप की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो पैरामीटर दिए उस पैरामीटर को रिप्लेस कर देंगे, तो जो इक्वेशन बनेगा वो मेरा एनवलप का इक्वेशन होगा, एनवलप का फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन बनेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हमें इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन तो मिलने वाले से नहीं है कि मतलब जिसमें वर्किंग रूल प्रॉपर फॉलो होगा। डी.एफ. बाई किसी पैरामीटर के टर्म में, अल्फ़ा के टर्म में बनाएंगे, इक्वेशन इक्वल 0 करेंगे, अल्फ़ा के टर्म में इक्वेशन बनेगा एंड फिर वैल्यू पुट करेंगे उसमें एंड गेट द एनवलप की इक्वेशन। इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन तो मतलब पूछेंगे नहीं, तो यहाँ पे वर्किंग रूल हमारा फेल हो जाता है। अगर कुछ हायर मतलब कुछ डिफ़िकल्ट फंक्शन रहे तो वहाँ पे हम अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग देख के, खुद के अंडरस्टैंडिंग से हमें वो फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई भी फैमिली ऑफ कर्व में पैरामीटर दिया रहा तो उस पैरामीटर को रिमूव करने के बाद, पैरामीटर को वैनिश करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगा वही एनवलप का इक्वेशन होगा। तो पैरामीटर रिमूव करने के लिए डिफ्रेंशिएट तो ज़रूर करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, बट फर्दर फिर जो स्टेप्स होंगे कि पैरामीटर के टर्म में इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे अलग अलग स्टेप्स होंगे, वो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा मतलब उसको किस तरीके से अरेंज करके इक्वेशन बनाते हो उस पर। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिस एग्जांपल से क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो एग्जांपल दिया है, एक थर्ड एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a प्लस a cos t log ऑफ tan ऑफ t बाई 2। समझ गए होंगे मैंने एक 2 क्वेश्चन आसान और एक क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट क्यों लिया। डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आई डोंट नो, बड़ा दिख रहा है पर थोड़ा ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं कि इसमें x और y तो मेरे एज यूजुअल वेरिएबल्स है, और जो a है वो परमानेंट कांस्टेंट है, वो जो t है वो है मेरा पैरामीटर। मतलब कि अभी मुझे कुछ भी करना है, बस इस t को रिमूव करना है यहाँ से, तो ही मेरा एनवलप का इक्वेशन मिलेगा। ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया एंड बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एनवलप। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। अभी सॉल्व करने के लिए वही पहले तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, बट फिर भी कुछ इधर उधर करना, बैलेंस करना, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ y की टर्म दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पे कोई y की टर्म नहीं है, तो मैं y के टर्म में इक्वेशन बना सकता हूँ और मुझे डेरिवेट भी करना है, तो कहीं ना कहीं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो अगर मैं इस cos t को डिवाइड में ले जाऊँ सबके, सिर्फ यहाँ x बचेगा, और x बचेगा तो x का डेरिवेटिव के इसमें 0 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ y की टर्म मल्टीप्लाई में रहेगी और जो भी डेरिवेटिव आएगा इसका इधर टर्म का वो नीचे ले जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं y के टर्म में इक्वेशन बनेगा। तो इस तरीके से सोचना है हमें कि डायरेक्ट तो कुछ दिया नहीं रहेगा, कुछ डायरेक्ट डेरिवेट करके सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से भी करना है तो कर सकते। कैलकुलेशन बड़े होंगे छोटे होंगे वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या करते हो, cos t से नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा इक्वेशन x प्लस y sin t बाई cos t कितना बचेगा, tan t हो गया इक्वल टू a बाय cos t, मतलब कि a sec t हो जाएगा यहाँ पे, प्लस a बाय cos से cos कट गया तो सिर्फ a बचेगा, प्लस log ऑफ tan t बाई 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये नहीं सिर्फ यही बचेगा। सॉरी यहाँ मैं मिस्टेक कर दी कि a cos t log ऑफ tan t, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में प्लस कंसिडर कर लिया था, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से cos कटेगा तो सिर्फ a log tan t बाई 2 बचेगा, मतलब कि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a log tan t बाई 2 बचेगा सर, ठीक है।
तो अभी क्या करना है, डेरिवेट कर लेते हैं। अभी डेरिवेट करने के बाद 0 y t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो y एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो y बाहर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t इज इक्वल टू a sec t का डेरिवेटिव sec t इंटू tan t प्लस a तो कांस्टेंट log ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1/a कितना आ जाएगा tan t/2, और इस x के डेरिवेटिव से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, tan t/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, और t/2 का फिर से डेरिवेटिव 1/2, t/2 का x t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये आ गया डेरिवेटिव करने के बाद। अब y के टर्म में बनाने की इक्वेशन मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, तो y इक्वल टू कि y मतलब y और इस x स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर टी, साइन और cos के टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो a सेक मतलब ही क्या होता है 1/cos, tan मतलब ही साइन ओवर cos, मतलब a sin t बाय नीचे कितना आएगा cos स्क्वायर टी, प्लस देखते हैं ये a/2 तो एज इट इज़ बाहर आ गया, sec स्क्वायर t/2, सेक्स मतलब 1/cos, tan मतलब sin/cos, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ कितना बचा sin t मतलब कि 1/2 नीचे क्या बचेगा sin t और cos t/2, सॉरी sin t/2 और cos t/2 बचेगा। tan t/2 को लिखा मैंने sin t/2 बाय cos t/2, sec स्क्वायर t/2 को लिखा मैंने cos स्क्वायर t/2, तो एक cos से ये कट गया तो sin t/2 cos t/2 और टू नीचे ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, कहीं ना कहीं मुझे 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह t/2 है, तो 2 इंटू t/2 मतलब सिर्फ t बचेगा। तो यहाँ और सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा y ओवर cos स्क्वायर t इज इक्वल टू a sin t बाय cos स्क्वायर t प्लस a बाय नीचे क्या हो जाएगा फिर sin t, सिर्फ sin t बचेगा नीचे, ठीक है। तो अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते क्या हो जाएगा a sin स्क्वायर t प्लस a cos स्क्वायर t, नीचे क्या बचा sin t इंटू cos स्क्वायर t, इधर लेफ्ट हैंड साइड में y बाय cos स्क्वायर t एज इट इज़, यहाँ पे दिख रहा है a कॉमन निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब कि यहाँ पे a बाय नीचे क्या हो गया sin 2 बाय cos स्क्वायर t इज इक्वल टू y बाय cos स्क्वायर ऑफ t, इसमें cos स्क्वायर t कैंसिल, यानी कि मुझे y की वैल्यू कितनी आ गई a बाय sin t। तो यहाँ से मतलब ऐसे सिंप्लीफाइड करके, अभी कैलकुलेशन का पार्ट है, कुछ अलग किया मैंने या कुछ स्टेप्स है नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करके इस तरह के से इक्वेशन बनाने के कुछ मैं एलिमिनेट कर सकूँ वहाँ से और उसे सिंप्लीफाइड कर सकूँ। तो y इज इक्वल टू a बाय साइन टी, ये इक्वेशन मेरा आया है। तो अभी ये इसी इक्वेशन को मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा अपने ओरिजिनल फंक्शन में। तो इस y इज इक्वल टू a साइन टी के इक्वेशन को इस ओरिजिनल फंक्शन मतलब जो गिवन फंक्शन दिया था मुझे उसमें पुट करेंगे। तो x की जगह ऐसी रहेगा, y की जगह 8a बाय साइन टी वैल्यू पुट करेंगे। तो जो ओरिजिनल फंक्शन था मेरा क्या था x प्लस वाई टेन टी था, तो y की जगह मैंने a बाय साइन टी पुट कर दिया और राइट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड कहती है a सेक टी प्लस a लॉग ऑफ टेन ऑफ टी बाई टू। तो a बाय साइन टी, तो टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो साइन से साइन कट गया तो a बाय कॉस बचेगा सिर्फ, राइट हैंड साइड एज इट और x एज इट इज। तो x प्लस a बाय कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक टी इज इक्वल टू x सेक टी एज इट इज़ प्लस a लॉग ऑफ टेन टी बाई टू, ये और ये कैंसिल हो गए। तो x बाय a कितना आ गया लॉग ऑफ टेन बाय टी बाई टू, और यहाँ से e बेस पे कंसिडर किया तो e का पावर x बाय की वैल्यू क्या आ गई टेन ऑफ टी बाई टू। अब यहाँ से भी एक ट्विस्ट आएगा क्योंकि यहाँ से भी हम डायरेक्ट t की वैल्यू निकाल के अब फिर से क्या करेंगे, फिर से वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करने के सोचेंगे, नहीं कर सकते ऐसा। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक फंक्शन जो हमने पढ़े थे उस टर्म में इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तो e का पावर x बाय की वैल्यू मिली, सपोज मुझे माइनस एक्स बाय की वैल्यू निकालनी है, तो सपोज यार दोनों तरफ माइनस लगा दिया, क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय ए बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ ई बेस पर टेन टी बाई टू। तो ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये -1 बनेगा पावर में। अब तो -1 मतलब कितना टेन 1/10 टी बाई टू मतलब कॉट टी बाई टू हो जाएगा, माइनस एक्स बाय एज इट इज़, तो लॉग ऑफ ई बेस पर क्या हो जाएगा अभी कॉट टी बाई टू, ई बेस पर माइनस एक्स बाय इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ गई कॉट टी बाई टू।
मतलब कि मुझे ई का पावर एक्स बाई की भी वैल्यू पता है पर ई का पावर माइनस एक्स बाई की वैल्यू पता है, तो इससे फर्दर कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब अगर फर्दर सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो कि ई का पावर एक्स बाय ए प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाय ए, ये क्या हो जाएगा tan t/2 प्लस cot t/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट, तो tan t/2 cos t/2, और मैंने डिवाइड में अगर 2 कर दिया बैलेंस, तो ये कहीं ना कहीं मुझे cos ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x बाय ए इसकी वैल्यू दिख रही है मुझे। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, tan मतलब साइन बाई कॉस, कॉट मतलब कॉस बाय साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t/2 प्लस कॉस स्क्वायर t/2, नीचे क्या बचेगा 2 साइन t/2 और कॉस t/2 बचेगा। ठीक है, tan को साइन बाय कॉस लिखा, कॉस को कॉस बाय साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर तो साइन स्क्वायर t/2 कॉस स्क्वायर t/2 1 हो गया, और नीचे कहते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी t/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 1 ओवर साइन टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एक्स बाय। अब यहाँ से मैं 1 ओवर साइन टी की क्या वैल्यू थी, मुझे यहाँ से वैल्यू निकली थी मैंने कि y इज इक्वल टू जब a बाय साइन टी था तो साइन टी, तो मतलब कि यहाँ पे a 1 ओवर साइन टी दिया, तो मैं सपोज़ a से बैलेंस कर दूँगा तो मुझे a बाय साइन टी और इंटू 1 बाय ए, तो a बाय साइन टी की वैल्यू निकली थी मैंने कि a बाय साइन टी की क्या वैल्यू थी y। जो फर्दर सॉल्व किया था क्वेश्चन इक्वेशन हमने, तो a बाय साइन टी की वैल्यू y है, तो यहाँ पे मैं y पुट कर सकता हूँ, तो कितना हो गया y बाय मतलब कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x बाय इंटू ए इधर मल्टीप्लाई कर दे इक्वल टू y। तो ये जो मेरा इक्वेशन बना वो रहेगा एनवेलप का इक्वेशन। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था बट कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन भी कैसे करने आप पे डिपेंड करता है अभी।